हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है, यानी विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन है कंचनजंगा, बी ऑप्शन है नंदा देवी, सी है गॉडविन ऑस्टिन और डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा गॉडविन ऑस्टिन, यानी सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। यानी ये जो है गॉडविन ऑस्टिन जो है ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। देखिए, विश्व में ठीक है, विश्व में सबसे नवीन पर्वत, ठीक है, विश्व में सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? तो यह है हिमालय। ठीक है, विश्व में सबसे नवीन पर्वत है हिमालय। ठीक है, क्या है? हिमालय है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसकी उत्पत्ति जो है थेथिस सागर क्षेत्र में दो प्लेटों के दबाव के कारण हुआ है। ठीक है, और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज। ठीक है, क्या है? एंडीज है। ठीक है, एंडीज। ठीक है, एंडीज है जो 7,000 किलोमीटर, ठीक है, एंडीज है जिसकी लंबाई है 7,000 किलोमीटर, जिसका सबसे ऊंचा चोटी, ठीक है, एकांगुआ में है। ठीक है, जिसका सबसे ऊंचा चोटी कहाँ है? एकांगुआ में। ठीक है, कहाँ है? एकांगुआ में। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो ये K2 है। क्या है? K2। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। ठीक है, 8,611 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए, भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ठीक है, भारत में सबसे ऊंची चोटी क्या है? कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई कितना है? तो इसका है 8,586 मीटर। ठीक है, क्या है? कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8,586 मीटर। ठीक है, इसका है 8,611 मीटर। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? K2। सबसे ऊंची चोटी है K2, और भारत में ही सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8,586 मीटर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह में कौन मुख्य अतिथि थे, यानी हु वॉज द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन 2023। ए ऑप्शन है अब्दुल फतह अल सीसी, बी ऑप्शन है इमैनुअल मैक्रोन, सी ऑप्शन है मालिक गुलाम मोहम्मद। ठीक है, मालिक। तो देखिए, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, सी है मलिक गुलाम मोहम्मद। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, यानी 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे अब्दुल फतह अल सीसी। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, अब्दुल फतह अल सीसी, यानी ए ऑप्शन क्या होगा? तो राइट होगा। ठीक है, अब देखिए 2024 में कौन थे? तो ये तो थे 2023 में। ठीक है, 2023 में, और 2024 में, ठीक है, 2024 में थे इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, जो कहाँ के हैं? फ्रांस के। ठीक है, 2024 में इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, और देखिए मलिक गुलाम मोहम्मद। ठीक है, ये कहाँ का है? तो ये पाकिस्तान का। ठीक है, पाकिस्तान का रहने वाला, पाकिस्तान का। और ये जो है कब था? तो ये 1955 में। ठीक है, 1955 में। ठीक है, गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो मलिक गुलाम मोहम्मद।
ठीक है। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो देखिए 2024 में और राजपथ, ठीक है, राजपथ, ठीक है, राजपथ का नया नाम, राजपथ का नया नाम, ठीक है, राजपथ का नया नाम, ठीक है, राजपथ का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो राजपथ का नया नाम जो है कर दिया गया है कर्तव्य पथ, ठीक है, कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ। तो राजपथ का नया नाम क्या हो गया है? कर्तव्य पथ, ठीक है। ये 2000 कब चेंज हुआ? तो 2022 में, ठीक है, 2022 में। तो देखिए राजपथ का जो नया नाम है ये कर्तव्य पथ कर दिया गया है कब? तो 2022 में, ठीक है, 2022 में। अब देखिए 1955 में, ठीक है, 1955 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो मलिक गुलाम मोहम्मद, जो पाकिस्तान के थे, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब देखिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं कि गणतंत्र दिवस समारोह में, ठीक है, गणतंत्र दिवस समारोह में, ठीक है, समारोह में फ्रांस, ठीक है, फ्रांस से जो है, फ्रांस देश से, ठीक है, मुख्य अतिथि, ठीक है, मुख्य अतिथि जो है, तो देखिए मुख्य अतिथि जो है ये ठीक है 6 बार रहे हैं। मुख्य अतिथि कितने बार रहे हैं? 6 बार रहे हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। और देखिए 2023 में अब्दुल फतह अल सीसी और 2024 में है इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, जो कि फ्रांस का है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कुल कितने सदस्य होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? ए ऑप्शन है 13, बी है 15, सी है 14 और डी है 17, ठीक है। डी क्या है? तो डी है 17। तो देखिए इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक है, ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 13 सदस्य होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? तो 13 होते हैं, ठीक है। तो इस 13 में एक होता है, ठीक है, इसका जो एक सदस्य होता है ये अध्यक्ष होता है, ठीक है। इस 13 में जो है एक अध्यक्ष होता है, उसके बाद 5 जो है पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, ठीक है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद 7 जो होते हैं सो अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि अब चलिए देखेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है ये कब हुआ था। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC, ठीक है, NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, आयोग का गठन जो है, गठन कब हुआ था? तो देखिए इसका गठन जो है हुआ था 1993 में। कब हुआ था? 1993 में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय देखिए, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, ठीक है। और देखिए इसका जो वर्तमान, ठीक है, यानी NHRC का वर्तमान में अध्यक्ष, ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष है अरुण मिश्रा। कौन है? अरुण मिश्रा क्या है? तो ये वर्तमान अध्यक्ष है, ठीक है। अब इसके जो है NHRC के यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष, ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष, तो देखिए इनका पहला अध्यक्ष था, ठीक है, पहले अध्यक्ष थे रंगनाथ, ठीक है, रंगनाथ मिश्रा। कौन थे? रंगनाथ मिश्रा, ठीक है। रंगनाथ मिश्रा जो है ये कब थे? तो 1993 में। कब थे? 1993 में, ठीक है, 1993 में, ठीक है। तो ये पहले अध्यक्ष हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यानी इस आयोग की जो स्थापना है, ठीक है, यानी NHRC आयोग की स्थापना, ठीक है, स्थापना जो है ये 1991, ठीक है, 1991 के पेरिस, 1991 के पेरिस, ठीक है, 1991 के
पेरिस, ठीक है, पेरिस सिद्धांत पर, ठीक है, पेरिस, ठीक है, सिद्धांत पर हुआ था, ठीक है, पेरिस सिद्धांत पर हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो 10 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ठीक है। तो 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। देखिए 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है, यूएन महासभा द्वारा, ठीक है, यूएन महासभा द्वारा सार्वभौमिक घोषणा की गई, ठीक है, सार्वभौमिक घोषणा की गई। तो चलिए इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल कितने, ठीक है, कितने वर्ष का होता है, यानी हाउ मेनी ईयर्स इज द टेन्यूर ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर। ए ऑप्शन है 6, बी है 5, सी है 4 और डी है 7। तो विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। और राज्य में देखिए उच्च सदन, राज्य में उच्च सदन, ठीक है, राज्य में उच्च सदन जो है, राज्य में उच्च सदन होता है विधान परिषद, ठीक है, राज्य में उच्च सदन होता है विधान परिषद। क्या होता है, तो विधान परिषद, ठीक है। तो राज्य में उच्च सदन होता है विधान परिषद होता है, ठीक है। कौन होता है, विधान परिषद उच्च सदन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्न सदन, तो निम्न सदन होता है विधानसभा, ठीक है। निम्न राज्य में यानी विधानसभा, निम्न सदन होता है विधानसभा और उच्च सदन होता है विधान परिषद, ठीक है। अब देखिए विधान परिषद जो है कितने राज्यों में, विधान परिषद जो है कितने राज्यों में है, विधान परिषद कितने राज्यों में है। तो विधान परिषद कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में, ठीक है। विधान परिषद कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में। अब देखिए कौन कौन से 6 राज्य हैं, जैसे हो गया बिहार, ठीक है, बिहार में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, बिहार उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, बिहार उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, कर्नाटक महाराष्ट्र। उसके बाद है तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। उसके बाद है छठा है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो विधान परिषद कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में। कौन कौन से हैं, तो बिहार में है, ठीक है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद देखिए याद रखना है कि राज्य में विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। और विधान परिषद के बारे में चर्चा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 169 में, ठीक है, यानी 169 अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के बारे में चर्चा है, ठीक है। और विधान परिषद में, ठीक है, विधान परिषद में जो है 1/3 यानी कुल संख्या का 1/3 विधायकों द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। तो इतने बातों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फकीम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट इज फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। ए ऑप्शन है नागालैंड, बी है कर्नाटका, सी है बिहार और डी है राजस्थान, ठीक है, और डी है राजस्थान। तो देखिए यानी फकीम, ठीक है, क्या है, फकीम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है,
तो यह है नागालैंड में। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, फकीम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो नागालैंड में है। किस राज्य में है, नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में है। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। जैसे देखिए कि असम, ठीक है, असम में क्या है, तो असम में है पोबी, ठीक है, असम में है पोबी तोरा, ठीक है, असम में है पोबी तोरा वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य। तो वन्य जीव अभयारण्य जो है असम, असम में है पोबी तोरा, ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कौन सा है, तो देखिए मध्य प्रदेश में है रापा पानी, रापा पानी वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में है रापा पानी, रापा पानी वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, कर्नाटक में है गुडबी, कर्नाटक में है गुडबी, कर्नाटक में है गुडबी। ठीक है, कर्नाटक में कौन सा है, तो देखिए कर्नाटक में है गुडबी। ठीक है, कर्नाटक में क्या है, तो कर्नाटक में है गुडबी, गुडबी। ठीक है, गुडबी, कर्नाटक में है गुडबी वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य। अब चलिए देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं कि गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, गांधी सागर, ठीक है, गांधी सागर, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, ये जो है कहाँ है, तो ये एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध भी है। मध्य प्रदेश में क्या है, तो मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, मध्य प्रदेश में क्या है, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध भी है, गांधी सागर बांध भी है। ठीक है, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्या है, बांध है। ठीक है, बांध है। और गांधी सागर, ठीक है, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य पे चंबल नदी, ठीक है, इसी के बीच से बहती है। ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, यानी व्हेन वाज दी सिंधु वाटर ट्रीटी साइंड। ठीक है, तो देखिए सिंधु जल समझौता ए ऑप्शन है 19 सितंबर 1960, बी 18 सितंबर 1960, सी है 17 सितंबर 1960 और डी है 20 सितंबर 1960। तो देखिए सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो 19 सितंबर 1960 को। कब हुआ था, 19 सितंबर 1960 को क्या हुआ था, सिंधु जल समझौता। क्या हुआ था, सिंधु जल समझौता। ठीक है, अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए सिंधु जल समझौता जो है ये किन दो देशों के बीच हुआ था, तो ये हुआ था भारत और पाकिस्तान, भारत, ठीक है, और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अब देखिए सिंधु जल, देखिए सिंधु जल समझौता, सिंधु, ठीक है, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता। ठीक है, सिंधु जल समझौता में, ठीक है, भारत की ओर से हस्ताक्षर करने वाले कौन थे, तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, नेहरू जी। उसके बाद देखिए पाकिस्तान से कौन थे, तो देखिए पाकिस्तान से इसमें समझौता करने वाले थे। ठीक है, पाकिस्तान से कौन थे, तो पाकिस्तान थे अयूब खान। कौन थे, अयूब खान थे, पाकिस्तान से थे अयूब खान। ठीक है, और भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान से अयूब खान थे। ठीक है, उसके बाद देखिए कि भारत, अब देखिए भारत के हिस्से या दायरे में आने वाले, ठीक है, भारत के दायरे में, ठीक है, भारत के दायरे या हिस्से में आने वाले, ठीक है, आने वाली, भारत के हिस्से में आने वाली है कौन कौन है, तो देखिए रावी है। ठीक है, कौन है, रावी है। उसके बाद ब्यास है, रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, तो भारत के हिस्से में जो है नदी आते हैं रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, रावी, ब्यास और
सतलज आते हैं, ठीक है। इसमें से देखिए, इसमें भारत जो है भारत कितना यूज करेगा, तो इसमें से भारत जो है पानी यूज करेगा 80%, ठीक है। और पाकिस्तान कितना यूज करेगा, तो पाकिस्तान इसमें से करेगा 20%। कितना यूज करेगा, 20%, ठीक है। उसके बाद देखिए पाकिस्तान के हिस्से में, ठीक है, पाकिस्तान के दायरे या हिस्से में, ठीक है, हिस्से में आने वाले, ठीक है, हिस्से में आने वाली जो छोटे छोटे नदी है कौन कौन है, तो देखिए पाकिस्तान के हिस्से में वाली है चिनाब है, ठीक है, क्या है, चिनाब है। उसके बाद है सिंधु, चिनाब, सिंधु और झेलम, चिनाब, सिंधु और झेलम, ठीक है, चिनाब, सिंधु और झेलम, ये पाकिस्तान के हिस्से में, ठीक है। तो इसमें पाकिस्तान कितना यूज करेगा, तो पाकिस्तान यूज करेगा 80%, ठीक है, 80%, और भारत यूज करेगा 20%। भारत कितना यूज करेगा, तो भारत करेगा 20%, ठीक है, भारत यूज करेगा 20%। कितना यूज करेगा, तो 20%, ठीक है, 20% भारत यूज करेगा, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है, यानी व्हेन इज वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे सेलिब्रेटेड। ए ऑप्शन है 6 जनवरी, बी ऑप्शन है 5 जनवरी, ठीक है, और सी ऑप्शन है 3 जनवरी, और डी है 2 जनवरी, ठीक है, डी है 2 जनवरी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी 6 जनवरी। तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 6 जनवरी को, ठीक है। ये कब मनाया जाता है, 6 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष विश्व युद्ध अनाथ दिवस। अब चलिए देखिए, तो प्रत्येक वर्ष विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है, 6 जनवरी को, ठीक है। कब मनाया जाता है, तो ये 6 जनवरी को बच्चों द्वारा सहन किए गए जीवन में जो आघात के बारे में जागरूकता होता है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए हर साल क्या मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया, ठीक है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस। अब देखिए इससे रिलेटेड देखिए 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 1 जनवरी, तो 1 जनवरी को मनाया जाता है DRDO, ठीक है, DRDO स्थापना दिवस, DRDO स्थापना दिवस, ठीक है, 1 जनवरी को DRDO स्थापना दिवस। उसके बाद देखिए 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल माइंड, ठीक है, बॉडी, इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस, ठीक है, वेलनेस डे, ठीक है। तो 3 जनवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो विश्व ब्रेल दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद है 5 जनवरी, क्या है, 5 जनवरी, तो 5 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 5 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। ये कब मनाया जाता है, 5 जनवरी को, ठीक है, कब मनाया जाता है, 5 जनवरी को। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं व्यक्ति और उनके उपनाम, ठीक है। जैसे देख लीजिए, जैसे है कि दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, क्या है, दादा भाई नौरोजी। तो इनका उपनाम क्या था, तो देखिए इनका उपनाम है वयोवृद्ध पुरुष, ठीक है, उपनाम है वयोवृद्ध पुरुष। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। इनका उपनाम है लोकनाथ, ठीक है, क्या है, लोकनायक, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। इनका जो उपनाम है यह है लोकनायक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है चित्तरंजन दास, क्या है, चित्तरंजन दास, ठीक है। तो इनका उपनाम है देशबंधु, क्या है,
चित्तरंजन दास, इनका नाम है देश बंधु। क्या है? देश बंधु। ठीक है, देश बंधु। उसके बाद देखिए रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, इनका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम गुरुदेव। ठीक है, गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर, इनका उपनाम गुरुदेव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है एम एस गोलवलकर, इसका जो उपनाम है यह है गुरुजी। क्या है? गुरुजी। ठीक है, तो एम.एस. गोलवलकर का नाम है गुरुजी। ठीक है, उसके बाद देखिए जगजीवन राम। क्या है? जगजीवन राम। ठीक है, जगजीवन राम, इनका उपनाम क्या है? तो बाबूजी। ठीक है, बाबूजी, तो इनका है उपनाम बाबूजी। ठीक है, तो बाबूजी के उपनाम से जगजीवन राम को जाना जाता है। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, चित्तरंजन दास को देशबंधु, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, एम.एस. गोलवलकर को गुरुजी। ठीक है, गुरुजी। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं पद और अनुच्छेद। ठीक है, पद और अनुच्छेद। जैसे देखिए राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति पद का जो है उल्लेख है किस अनुच्छेद में है? तो देखिए ये अनुच्छेद है आर्टिकल 52। ठीक है, आर्टिकल 52। ठीक है, तो आर्टिकल 52 में क्या है? तो राष्ट्रपति पद का उल्लेख। उसके बाद देखिए उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए महान्यायवादी। क्या है? महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी, तो महान्यायवादी का जो उल्लेख है, महान्यायवादी का उल्लेख है आर्टिकल, ठीक है, अनुच्छेद 76 में। ठीक है, अनुच्छेद 76। ठीक है, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी। उसके बाद है संसद। क्या है? संसद। ठीक है, संसद, तो संसद का उल्लेख जो है यह है अनुच्छेद आर्टिकल 79 में, यानी अनुच्छेद 79 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा का जो है ये किस में है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 80। ठीक है, अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा। उसके बाद देखिए लोकसभा। क्या है? लोकसभा, तो लोकसभा, इसके लिए आर्टिकल कितना है? तो आर्टिकल 81। ठीक है, यानी अनुच्छेद 81। उसके बाद उच्चतम न्यायालय। क्या है? उच्चतम न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय का है, यानी अनुच्छेद 124, यानी 124। ठीक है, अनुच्छेद कितना है? 124, उच्चतम न्यायालय। उसके बाद देखिए राज्यपाल। क्या है? राज्यपाल, तो राज्यपाल के लिए अनुच्छेद है अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153। ठीक है, अनुच्छेद 153 है। ठीक है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63, महान्यायवादी अनुच्छेद 76, संसद अनुच्छेद 79 और राज्यसभा अनुच्छेद 80, लोकसभा अनुच्छेद 81 और उच्चतम न्यायालय है अनुच्छेद 124। ठीक है, 124, और राज्यपाल के लिए है आर्टिकल 153। ठीक है, यानी 153। कितना है? 153। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे स्टेडियम और शहर। ठीक है, स्टेडियम और ये किस शहर में है? तो देखिए जैसे है चिन्ना स्वामी स्टेडियम, तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो है ये किस शहर में है? तो ये बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु, तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम है बेंगलुरु में। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद है वानखेड़े स्टेडियम। क्या है? वानखेड़े स्टेडियम, तो वानखेड़े स्टेडियम जो है ये किस शहर में है? तो ये मुंबई में है। वानखेड़े स्टेडियम किस शहर में है? मुंबई में। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, चिन्ना स्वामी
स्टेडियम है बेंगलुरु में, और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, उसके बाद है सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट लेक स्टेडियम, सॉल्ट लेक स्टेडियम, सॉल्ट लेक स्टेडियम। तो सॉल्ट लेक स्टेडियम जो है, सॉल्ट लेक स्टेडियम जो है ये किस शहर में है? तो ये कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता। सॉल्ट लेक स्टेडियम जो है ये कोलकाता में है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये किस शहर में है? ये अहमदाबाद। किस में है? अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद। तो सॉल्ट लेक स्टेडियम है कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में, ठीक है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद में। कहाँ है? अहमदाबाद। उसके बाद देखिए ग्रीन पार्क, क्या है? ग्रीन पार्क स्टेडियम, ग्रीन पार्क स्टेडियम, ग्रीन पार्क स्टेडियम। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है ये किस शहर में है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम है कानपुर में। कहाँ है? कानपुर, ठीक है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में। कहाँ है? कानपुर, ठीक है। और वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम जो है मुंबई में है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई। कहाँ है? ठीक है, मुंबई, मुंबई, ठीक है। वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई में, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं पुस्तक और लेखक, ठीक है, पुस्तक और इनके लेखक, ठीक है। जैसे देखिए आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू, ठीक है। आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू, इसके लेखक कौन है? तो आई डू व्हाट आई डू के लेखक है रघुराम राजन। कौन है? रघुराम राजन है, रघुराम राजन, ठीक है। आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू, इसके लेखक है रघुराम राजन। उसके बाद है ओवरड्राफ्ट, क्या है? ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ओवरड्राफ्ट सेविंग, ओवरड्राफ्ट शेविंग, ओवरड्राफ्ट शेविंग इंडियन, ठीक है। ओवरड्राफ्ट सेविंग इंडियन शेवर, इंडियन शेवर, ठीक है, इंडियन शेवर। तो इसका लेखक है उर्जित पटेल, ठीक है, उर्जित पटेल है, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट सेविंग इंडियन शेवर, इसका लेखक है उर्जित पटेल, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में है ए पैलेस कोल्ड होम, तो इसका लेखक कौन है? अ पैलेस कोल्ड होम प्रीति, ठीक है, प्रीति सेनॉय। कौन है? प्रीति सेनॉय, ठीक है, प्रीति सेनॉय। तो दी ए पैलेस कोल्ड होम, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि गौतम अडानी, ठीक है, गौतम अडानी, ठीक है, गौतम अडानी the man who changed India, ठीक है, the man who changed India, ये किसका है? तो ये है RN, ठीक है, RN भास्कर का, RN भास्कर, ठीक है, RN भास्कर। तो RN भास्कर का जो बुक है ये है गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया, ठीक है। उसके बाद देखिए ओवरड्राफ्ट सेविंग इंडियन शेवर के लेखक है उर्जित पटेल। दी पैलेस कोल्ड होम के लेखक है प्रीति सेनॉय। कथा आई डू व्हाट आई डू के लेखक है रघुराम राजन। नेक्स्ट देखिए उसके बाद है दी मेवरिक इफेक्ट, दी मेवरिक इफेक्ट, इसके लेखक है हरीश मेहता, ठीक है, हरीश मेहता। उसके बाद है दी थर्ड, ठीक है, दी थर्ड पिलर,
दी थर्ड पिलर, ठीक है, दी थर्ड पिलर, इसके लेखक है रघुराम राजन, रघुराम राजन, रघुराम राजन। तो देखिए दी मेवरिक इफेक्ट के लेखक है हरीश मेहता, दी थर्ड पिलर इसके लेखक है रघुराम राजन, ठीक है, रघुराम राजन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट बुक है कि फोर्क्स, ठीक है, फोर्क्स, फोर्क्स इन दी रोड, फोर्क्स इन दी रोड, फोर्क्स इन दी रोड, माई डेज, माई डेज, माई डेज एट, माई डेज एट आर बी, माई डेज एट आर बी आई, आर बी आई एंड, ठीक है, आई एंड बियॉन्ड, आई एंड बियॉन्ड, आई एंड बियॉन्ड, आई एंड बियॉन्ड। तो इसके लेखक कौन है? तो देखिए इसके लेखक है सी रंगराजन। कौन है? सी रंगराजन, सी रंगराजन, ठीक है। तो सी रंगराजन यानी फोर्क्स इन द रोड, माई डेज एट आर बी आई एंड बियॉन्ड, इसके लेखक है सी रंगराजन। कौन है? सी रंगराजन। दी थर्ड पिलर के लेखक है रघुराम राजन, ठीक है। आई डू वॉट आई डू के लेखक है रघुराम राजन। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं प्रमुख पुरस्कार प्राप्तकर्ता, ठीक है। जैसे देखिए 52वां, ठीक है, 52वां दादा साहेब, 52वां दादा साहेब, 52वां दादा साहेब फाल्के, ठीक है, फाल्के पुरस्कार, फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता, ठीक है। तो 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? तो ये आशा पारेख को, किसको? आशा पारेख, आशा पारेख, ठीक है। तो 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये किसे मिला है? तो आशा पारेख को, आशा पारेख। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रीतजकर, प्रीतजकर, ठीक है, प्रीतजकर आर्किटेक्चर, प्रीतजकर आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर, प्रीतजकर आर्किटेक्चर अवार्ड, आर्किटेक्चर अवार्ड, आर्किटेक्चर अवार्ड 2023, आर्किटेक्चर अवार्ड 2023, ठीक है, 2023, 2023, ठीक है, 2023। तो इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है डेविड, कौन है? तो डेविड, ठीक है, डेविड चिपरफील्ड। कौन है? डेविड चिपरफील्ड, डेविड चिपरफील्ड, ठीक है, डेविड चिपरफील्ड, ठीक है। तो प्रीतजकर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 डेविड चिपरफील्ड। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 33वां, ठीक है, 33वां मूर्ति देवी, 33वां मूर्ति देवी, 33वां मूर्ति देवी, 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार, 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019, 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 प्राप्त करता है डॉक्टर, डॉक्टर विश्वनाथ, डॉक्टर विश्वनाथ, डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, ठीक है। तो 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करता है आशा पारेख। प्रीतजकर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023, प्रीतजकर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 ये किसे मिला है? डेविड चिपरफील्ड को। और 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 मिला है विश्वनाथ तिवारी को। 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार जो है ये मिला है 2019 डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी। अब 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला आशा पारेख को, ठीक है। और देखिए मार्कोनी पुरस्कार जो है हाल ही में, मार्कोनी, ठीक है, मार्कोनी, मार्कोनी पुरस्कार, ठीक है, मार्कोनी पुरस्कार जो है, मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बाल, ठीक है, हरिबाला कृष्णन, हरिबाला कृष्णन, हरिबाला कृष्णन, हरिबाला कृष्णन जी को जो है मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है रॉलेट एक्ट से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है। देखिए रॉलेट, रॉलेट एक्ट, रॉलेट, ठीक है, रॉलेट एक्ट जो है ये 1919 में, ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 में लॉर्ड, ठीक है, 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में लागू किया गया था, ठीक है। रॉलेट एक्ट को लागू कब किया गया था?
और रोलेट एक्ट को लागू जो है कब किया गया था, तो 1919 में, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में लागू किया गया था। ठीक है, इन एक्ट को क्या कहते हैं, तो काला कानून। ठीक है, रोलेट एक्ट को क्या कहते हैं, काला कानून। क्या कहते हैं, काला कानून कहते हैं। ठीक है, काला कानून। तो इन एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। रोलेट एक्ट 1919 के तहत अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। ठीक है, रोलेट एक्ट, ठीक है, रोलेट एक्ट 1919 के तहत 1919 के तहत, ठीक है, अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे, ठीक है, बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। ठीक है, इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया, तो बिना अपील, बिना दलील, ठीक है, और बिना वकील का कानून। अब देखिए मार्ले मिंटो सुधार जो है, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार जो है ये 1909 में, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे तथा भारत में अनेक सुधारों के लिए जाने जाते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे तथा भारत में अनेक सुधारों के लिए इसे जाना जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में डॉल्फिन से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे, तो डॉल्फिन, डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन। तो देखिए डॉल्फिन, डॉल्फिन रिसर्च, डॉल्फिन, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ठीक है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना जो है ये पटना में की गई। ठीक है, कहाँ की गई, पटना में। तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई, पटना में। डॉल्फिन प्रजनन केंद्र बिहार के भागलपुर में स्थित है। ठीक है, भागलपुर के कहलगांव में स्थित है। ठीक है, डॉल्फिन प्रजनन केंद्र, ठीक है, डॉल्फिन, डॉल्फिन प्रजनन, डॉल्फिन प्रजनन केंद्र, डॉल्फिन प्रजनन केंद्र जो है, डॉल्फिन प्रजनन केंद्र जो है ये बिहार के भागलपुर, ठीक है, बिहार के भागलपुर, ठीक है, बिहार के भागलपुर कहलगांव में स्थित है। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। डॉल्फिन को क्या घोषित किया गया है, तो राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव। ठीक है, किसे घोषित किया गया है, तो डॉल्फिन को। ठीक है, डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन को घोषित किया गया है। कहता है कि डॉक्टर R.K. सिन्हा पटना साइंस कॉलेज के प्रोफेसर को डॉल्फिन मैन कहा जाता है। डॉक्टर R.K. सिन्हा पटना साइंस कॉलेज के प्रोफेसर को डॉल्फिन मैन कहा जाता है। डॉल्फिन जो है, ठीक है, डॉल्फिन, डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन जो है ये गंगा, ठीक है, डॉल्फिन जो है गंगा सिंधु, ठीक है, डॉल्फिन जो है सो गंगा सिंधु नदी में, गंगा सिंधु नदी में डॉल्फिन जो है गंगा सिंधु नदी में पाई जाती हैं। ठीक है, और डॉल्फिन के लगभग जो है 44 प्रजातियाँ, डॉल्फिन के लगभग जो है 44 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कितने प्रजातियाँ, तो 44 प्रजातियाँ जो है पाई जाती हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में यूनेस्को से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे, यूनेस्को, ठीक है, ठीक है, यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को। अब देखिए यूनेस्को में सी का अर्थ, यूनेस्को में सी का अर्थ क्या होता है, यूनेस्को में सी का अर्थ क्या होता है, तो देखिए यूनेस्को में सी का अर्थ होता है कल्चरल। क्या होता है, कल्चरल। ठीक है, यूनेस्को में सी का अर्थ क्या होता है, कल्चरल, कल्चरल। ठीक है, उसके बाद देखिए यूनेस्को का पूरा नाम, ठीक है, यूनेस्को का पूरा नाम या यूनेस्को का फुल फॉर्म, यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को का
पूरा नाम क्या होता है? तो देखिए यूनेस्को का पूरा नाम होता है यूनाइटेड, क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक, 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 ठीक है, साइंटिफिक एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल, एंड कल्चरल, एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, 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 ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए यूनेस्को, यूनेस्को की स्थापना जो है, यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को, यूनेस्को की स्थापना, ठीक है, यूनेस्को की स्थापना, ठीक है, यूनेस्को की स्थापना जो है 16 नवंबर, ठीक है, 16 नवंबर 1945 को हुआ था, ठीक है, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था, ठीक है, 16 नवंबर 1945 को हुआ था। उसके बाद देखिए इसका हेड क्वार्टर, ठीक है, तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में। यूनेस्को का हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। तथा विश्व में इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ठीक है। तो क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, तो क्षेत्रीय कार्यालय कितना है? तो 50 प्लस है, ठीक है, कितना है? 50 प्लस। वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में सदस्य, ठीक है, वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में सदस्य देश जो है 193 में, कितना है? 100 यानी 193, ठीक है, 193 सदस्य देश हैं। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए यूनेस्को कलिंग पुरस्कार देता है, ठीक है, विज्ञान, विज्ञान, विज्ञान के प्रचार, विज्ञान के प्रचार प्रसार, विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए, विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए यूनेस्को, ठीक है, प्रचार प्रसार के लिए यूनेस्को कलिंग पुरस्कार, यूनेस्को जो है कलिंग पुरस्कार देता है। क्या देता है? कलिंग पुरस्कार देता है। तो यूनेस्को के बारे में इतने बातों को याद रखना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं नदी और शहर, ठीक है, नदी और शहर। जैसे देखिए लुधियाना, लुधियाना, ठीक है, लुधियाना, लुधियाना। तो लुधियाना जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो देखिए लुधियाना जो है ये सतलज नदी के किनारे बसा है, सतलज नदी के किनारे, ठीक है, लुधियाना सतलज नदी के किनारे। हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे, हैदराबाद जो है ये मूसी नदी, ठीक है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है, ठीक है। उसके बाद देखिए हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे। उसके बाद बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जो है, बद्रीनाथ जो है अलकनंदा, अलकनंदा नदी के किनारे, बद्रीनाथ जो है अलकनंदा के किनारे है, बसा है, ठीक है, बद्रीनाथ। उसके बाद गुवाहाटी, गुवाहाटी, तो गुवाहाटी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, क्या है? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे क्या है? तो गुवाहाटी, ठीक है। उसके बाद अयोध्या, ठीक है, अयोध्या, अयोध्या, अयोध्या जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे, अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगरा, ठीक है, आगरा जो है किस नदी के किनारे? तो यमुना, आगरा किस नदी के किनारे बसा है? यमुना के किनारे, ठीक है। उसके बाद देखिए दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, तो दिल्ली भी कहाँ? तो दिल्ली भी यमुना के किनारे, ठीक है, यमुना नदी के किनारे, दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे और आगरा भी यमुना नदी के किनारे बसा है। उसके बाद देखिए अहमदाबाद, क्या है? अहमदाबाद, अहमदाबाद, तो अहमदाबाद जो है ये किस नदी के किनारे है? तो अहमदाबाद जो है ये साबरमती, साबरमती, अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे बसा है, ठीक है, साबरमती। और बद्रीनाथ जो है,
बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे, ठीक है, अलकनंदा, बद्रीनाथ जो है ये अलकनंदा नदी के किनारे जो है बसा है, ठीक है। किस नदी के किनारे? अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। और चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, ठीक है। जैसे देखिए मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, ठीक है, मदर टेरेसा क्या है? मदर टेरेसा। तो देखिए मदर टेरेसा को, ठीक है, मदर टेरेसा को जो है भारत रत्न कब दिया गया? 1980 में, ठीक है। मदर टेरेसा जी को भारत रत्न कब मिला? तो 1980 में। उसके बाद है विनोबा भावे, क्या है? विनोबा भावे, विनोबा भावे। तो विनोबा भावे को जो है ये भारत रत्न कब मिला? तो 1983 में, ठीक है। भारत रत्न कब मिला? 1983 में, ठीक है, विनोबा भावे। उसके बाद है डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर नेल्सन मंडेला, ठीक है, मंडेला, डॉक्टर नेल्सन मंडेला। इसको जो है भारत रत्न कब मिला? 1990 में, ठीक है। कब मिला? 1990 में। मदर टेरेसा को जो है भारत रत्न कब दिया गया? 1980 में। विनोबा भावे को 1983 में। डॉक्टर नेल्सन मंडेला को 1990 में। कब? 1990, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है राजीव गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी। तो राजीव गांधी जी को जो है भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1991 में, 1991, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है वल्लभ, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। तो इनको जो है वल्लभ भाई पटेल, इनको जो है भारत रत्न कब दिया गया? 1991 में, ठीक है। तो इन्हें भारत रत्न कब मिला? 1991। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है डॉक्टर APJ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल, ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो है भारत रत्न कब दिया गया? 1900, कब दिया गया? 1997 में। कब दिया गया? तो 1997 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न मिला, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर। इन्हें भारत रत्न कब मिला? तो 2014 में। कब मिला? 2014 में, ठीक है। तो 2014 में जो है सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है लोकनायक, लोकनायक, लोकनायक जयप्रकाश, लोकनायक, ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, नारायण, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को जो है 1900, जयप्रकाश नारायण को जो है 1999 में, ठीक है, मरणोपरांत, ठीक है, भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। तो लोक नारायण जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न 1999 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1999 में दिया गया था। और सचिन तेंदुलकर को 2014 में, सचिन तेंदुलकर को कब दिया गया? 2014 में। APJ अब्दुल कलाम को कब दिया गया? तो 1997, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल को 1991, राजीव गांधी को 1991, नेल्सन मंडेला को 1990, विनोबा भावे को 1983 और मदर टेरेसा जी को 1980 में, ठीक है, 1980। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं विभिन्न संस्था और उनके स्थापना वर्ष, ठीक है। जैसे देखिए पटना उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, ठीक है, पटना उच्च न्यायालय। तो इसकी जो है स्थापना कब हुई? तो स्थापना 1916 में, ठीक है, 1916 में किया गया। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में किया गया, ठीक है, 1916 में किया गया। उसके बाद है पटना, ठीक है, पटना विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में, कब? 1917 में
किया गया। ठीक है, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में किया गया और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए बिहार बिहार मानवाधिकार बिहार मानवाधिकार बिहार मानवाधिकार बिहार मानवाधिकार आयोग। ठीक है, बिहार मानवाधिकार आयोग जो कि पटना में है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 2000 में, कब? 2000। ठीक है, तो बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना 2000 में किया गया। उसके बाद है बिहार, ठीक है, बिहार राज्य बिहार राज्य पुरातात्विक संघ। ठीक है, जो कि पटना में है। इसका जो है इसकी स्थापना 1936 में किया गया, 1936 में। ठीक है, तो बिहार राज्य पुरातात्विक संघ जो कि पटना में है, इसकी स्थापना 1936 में किया गया। उसके बाद है वैशाली, क्या है? वैशाली संघ। ठीक है, वैशाली संघ जो कि वैशाली में है और इसकी स्थापना कब? वैशाली संघ की 1945। ठीक है, 1945 में किया गया, 1945 में किया गया। उसके बाद है बिहार, ठीक है, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद जिसकी ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1950 में, ठीक है, किया गया। तो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद जो कि पटना में है और इसकी स्थापना 1950 में किया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है काशी प्रसाद। ठीक है, क्या है? काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पटना में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब किया गया? इसकी स्थापना 1950 में, कब? 1950 में किया गया, 1950 में जो है किया गया। ठीक है, तो काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पटना में है और इसकी स्थापना 1950 में किया गया। ठीक है, 1950। और चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं विभिन्न पहाड़ी, ठीक है, और स्थित जिला। ठीक है, जैसे देखिए बिहार की, ठीक है, बिहार की सबसे ठीक है, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी है कैमूर की पहाड़ी। ठीक है, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी है कैमूर की पहाड़ी। ठीक है, क्या है? कैमूर की पहाड़ी। अब देखिए जैसे रानी दीत पहाड़ी ये जो है किस जिले में है? तो रानी दीत पहाड़ी जो है ये गया में है। ठीक है, रानी दीत पहाड़ी जो है गया जिले में है। ठीक है, बिहार के गया जिले में। उसके बाद देखिए उसके बाद है बराबर पहाड़ी। ठीक है, बराबर पहाड़ी। तो बराबर पहाड़ी जो है ये किस जिले में है? तो जहानाबाद। ठीक है, जहानाबाद। ठीक है, जहानाबाद में है। ठीक है, जहानाबाद जिले में है। उसके बाद देखिए खड़गपुर पहाड़ी, क्या है? खड़गपुर पहाड़ी। ठीक है, खड़गपुर पहाड़ी। तो खड़गपुर पहाड़ी जो है ये मुंगेर जिले में है। ठीक है, कहाँ है? तो मुंगेर जिले। ठीक है, मुंगेर जिले में। ठीक है, खड़गपुर पहाड़ी जो है ये मुंगेर जिला में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है राजगीर पहाड़ी। ठीक है, राजगीर पहाड़ी। तो राजगीर पहाड़ी जो है ये किस जिले में है? राजगीर पहाड़ी नालंदा जिला। ठीक है, नालंदा जिला में है। ठीक है, बिहार के नालंदा जिला में क्या है? राजगीर पहाड़ी। ठीक है, तो रानी दीत पहाड़ी गया जिले में है। बराबर पहाड़ी जहानाबाद में है। खड़गपुर पहाड़ी मुंगेर में है। राजगीर पहाड़ी नालंदा में है और बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कैमूर की पहाड़ी है। क्या है? कैमूर की पहाड़ी। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं योजनाएं और योजना प्रारंभ की तिथि। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए स्टार्टअप इंडिया,
स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया। तो इसकी योजना प्रारंभ की तिथि है, स्टार्टअप इंडिया जो है 16 जनवरी, ठीक है, 16 जनवरी 2016, ठीक है, 16 जनवरी 2016 को जो है स्टार्ट की गई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टैंड 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 अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। तो इस योजना की शुरुआत जो है 5 अप्रैल, ठीक है, 5 अप्रैल 2016 को किया गया, ठीक है, 5 अप्रैल 2016 को इस योजना को जो है लॉन्च किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है हृदय योजना, हृदय योजना, हृदय योजना क्या है, हृदय योजना। तो हृदय योजना ये जो है कब स्टार्ट, हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को हृदय योजना जो है कब शुरू की गई, 21 जनवरी 2015, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है अमृत योजना, क्या है, अमृत योजना, अमृत योजना, अमृत योजना। तो अमृत योजना कब शुरू की गई, 25 जून 2015 को, कब, 25 जून 2015 को अमृत योजना जो है लॉन्च किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है उदय योजना, क्या है, उदय योजना, उदय योजना, ठीक है, उदय योजना। तो उदय योजना कब शुरू की गई, तो 5 नवंबर 2015 को, ठीक है, 5 नवंबर 2015 को उदय योजना शुरू किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है स्वच्छ 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 भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है ये 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छ मिशन जो है ये अप्रैल 2005 में लॉन्च किया गया, ठीक है, और 12 अप्रैल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।